सो गाइस हेलो वेलकम टू एजुवाटिका अगेन एक्सप्लेनेशन इज एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ मैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर क्लास 10th की सेकंड पार्ट लाया हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। इसके पार्ट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस चलिए आज हमारा जो टॉपिक इसमें कवर होने वाला है वो यूरोपियन सोसाइटी से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, यूरोपियन सोसाइटी टोटल इन थ्री क्लासेस में डिवीजन थे। एक एरिस्टोक्रेसी जिसे हम अपर क्लास बोलते हैं, एक पीजेंट्स जो लोअर क्लास में आता है, और एक मिडिल क्लास एज यू ऑल नो। सो स्टार्ट करते हैं विद एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में वो लैंड ओइंग क्लास थी। उनके पास सबसे ज्यादा लैंड हुआ करता था। वो एक फ्रेंच लैंग्वेज ही ज्यादा प्रेफर करते थे बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्रेंच एक हाई लेवल का लैंग्वेज है जो सिर्फ अपर क्लास वाले ही बोलेंगे। उसके बाद वो बहुत स्मॉल ग्रुप में थे। ऑफ कोर्स बात है कि ये अपर क्लास है, बहुत ज्यादा लोग तो होंगे ही नहीं रिच पीपल में। उसके बाद क्या, वो करेक्ट कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, इसका मतलब था कि वो अपने में ही करते थे। जैसे नहीं कहा जाता है कि जो बराबरी के होते हैं उन्हीं में होती है, तो वे अपने बराबरी में ही बस किया करते थे शादी। उसके बाद क्या, ये सब यूनाइटेड थे एक कॉमन वे में। लोअर क्लास की बात करें तो ये मेजोरिटी थी। ऑफ कोर्स जो ज्यादा लोग ही रहते हैं पीजेंट्स, यानी आपको पता ही है पीजेंट्स गरीब लोग वो बहुत मेजोरिटी थे इन पीपल में। और मेजोरिटी में भी सब बहुत लोग तो लैंडलेस थे, एंड कई लोग तो सर्व्स में काम करते थे। और हाँ, सर्व्स मतलब होता है लोग आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड, यानी कि जो अपर क्लास के जो लोग थे उनकी जो लैंड थी उनके देखने का काम लोअर क्लास करते थे, जिन्हें पीजेंट्स भी कहा जाता है लोअर क्लास वालों को। अब देखिए इम्पैक्ट जो हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, जिसके कारण मिडिल क्लास उभर के आया था, उसमें क्या क्या हुआ आप देखते हैं। मिडिल क्लास जो आया था वो ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स की वजह से आया था। इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस था। फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास कंसिस्ट किस किस का करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इसके बाद आप टीचर, ये सब आ जाते थे इसमें मिडिल क्लास में। सारे मिडिल क्लास एडुकेटेड एंड लिबरल माइंडेड थे। अब आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, लिबरल माइंडेड ये क्या वर्ड है। टेंशन मत लीजिए, हम आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब उन्हें चाहिए था कि एरिस्टोक्रेसी का जो भी प्रिविलेज था, यानी जो वो सब इंजॉय करते थे, उन्हें हटा दिया जाए। क्योंकि देखिए वो टैक्स भी नहीं देते थे, जबकि टैक्स सारे के सारे पीजेंट्स देते थे। और भी बहुत सारे थे, जैसे कि लोअर क्लास वाले उनकी लैंड को देखते थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये सब को हटाने के लिए ये आए थे। इनके पास आइडियाज बहुत तरह के आते थे। जैसे उनको था कि हमारा नेशन यूनाइट हो जाए, और लिबरल नेशनलिज्म इनका मेन आइडिया था। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। लिबरल नेशनलिज्म भी तीन कैटेगरी में, एक सोशल लिबरलिज्म, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब देखिए तीनों के अलग अलग पॉइंट है। मैं तीनों के तीन तीन पॉइंट बताऊंगा। और अगर आप चाहे तो फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म को हटा भी सकते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। जो जो मैं पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके दूंगा वो आपका याद कर लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करे। अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, आप उसे लिखिए। तो आप सीधा लिखेंगे दैट लिबरल नेशनलिज्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स: सोशल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। उसके बाद अगर आपको इसका याद रहता है तो अति उत्तम भाई, आप लिख दीजिएगा सोशल लिबरलिज्म में ये सब आते हैं, पॉलिटिकल में ये, इकोनॉमिक में। किसी को याद नहीं रहता है कि भाई ये किस में था, तो फिर आप वो सब कुछ मत लिखना, सीधा स्टार्ट कर देना नीचे पॉइंट से कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर फ्रॉम द लिबरल नेशनलिज्म आर। इसका आप लिखना
एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, मतलब ऑटोक्रेसी के रूल को हटाने का ये लिबरलिज्म का आइडिया था। उसके बाद फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है कि फ्रीडम चाहिए सबको, अलग से सबका अपना हक होना चाहिए और सब लॉ के लॉ के अंडर इक्वल होने चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के लिए ही बात की जाती है, वो भी इंडिविजुअल की और प्रेस की। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स, आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट बाय कंसर्ट होने चाहिए, मतलब कि जो हम वोट कहेंगे, हम जो कहेंगे वैसे ही, मतलब गवर्नमेंट जो बनेगी वो पीपल के एग्रीमेंट से बननी चाहिए। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला इन्वॉल्व, ये वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो आप ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट, ये होने चाहिए। ये आपका एक ही पॉइंट में यहाँ 2 पॉइंट आ गया है। थर्ड आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सफरेज, ये तो बहुत इजी रहेगा। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, यानी इन्हें नहीं पॉलिटिकल में आने दिया जाता था। अब इकोनॉमिक से पैसा, तो पैसा से याद रखिएगा कि मार्केट्स, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। उसके बाद एबॉलिशमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि वही ट्रेड बैरियर्स के बारे में। ट्रेड बैरियर्स का यहाँ पे आ जाता है, आप इसके जगह ट्रेड बैरियर्स भी लिख सकते हैं, एबॉलिशमेंट ऑफ ट्रेड बैरियर्स। फिर यूनिफॉर्म ड्यूटीज ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब नेक्स्ट मेन टॉपिक आ जाता है हमारा जोल्वेरिन के बारे में। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इसमें जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। और ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। पैराग्राफ से अगर कंपेयर करें तो देखिए जोल्वेरिन क्या होता है। जोल्वेरिन यहाँ पर से लिखिए, इन 1834 कस्टम यूनियन कॉल्ड जोल्वेरिन वाज फॉर्म बाय प्रूशिया। ये आपका पहला पॉइंट, प्रूशिया से फॉर्म कर दिया गया था, ये पहला। या फिर आप, हाँ ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, इट वाज जॉइंड बाय द अदर जर्मन स्टेट्स लेटर, बाद में और भी जर्मन स्टेट्स इसमें ऐड हो गए। अब इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, अलाउइंग द अनहाइडेड मूवमेंट ऑफ द गुड्स होना चाहिए, एंड पीपल एंड कैपिटल बाय द मिडिल क्लास। ये था इनका कुछ डिमांड्स। अब जो 1834 में ये हुआ था, इसका रिजल्ट क्या आ गया था, रिजल्ट आप देखिए मैं बता देता हूँ। रिजल्ट इसका ये था कि ट्रैफिक बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद वहां पे लिटरली बता रहा हूँ 30 करेंसी थे, 30 उससे रिड्यूस करके 30 से सिर्फ 2 में लाया गया, ताकि आप कोई भी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत ना पड़े। 30 करेंसी रखना मामूली बात नहीं है। और क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क एंड इम्प्रूव इन यूनाइट द जोल्वेरिन, ये सब मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप लास्ट पॉइंट अगर चाहे लिखना तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, कंजर्वेटिज्म क्या है 1815 के बाद। 1815 की, अब देखिए इसके बाद की कहानी ये होती है कि नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है 1815 में, यानी 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है नेपोलियन प्रैब से। प्रैब, अब ये प्रैब क्या है भाई बताओ। प्रैब देखिए, प्रैब 4 कंट्री के नाम है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए रखा है। पी फॉर प्रूशिया, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी फॉर ब्रिटेन। प्रैब, ये चारों मिलके नेपोलियन को हटा दिए और बोले कि भाई अब तुम्हारा राज यहाँ से खत्म, अब हम राज करेंगे। मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया था कि नेपोलियन कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे थे फ्रांस के लिए। बहुत ही सिविल कोड ऑफ 1804 जो लाया था, कितना अच्छा कोड था, सब लोग उससे खुश थे। तो जैसा हमने पढ़ा था कि 1799 टू 1815 तक नेपोलियन का राज था, तो नेपोलियन ने यहीं तक राज किया और 1815 में कंजर्वेटिज्म के ये प्रैब ने उसे हटा दिया।
तो आज हम कंजर्वेटिज्म तक जाएंगे, उसके आगे आपको नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। एंड अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन अवर चैनल, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब कन्वर्जेटिज्म क्या होता है? कन्वर्ज कन्वर कंजर्वेटिज्म में कुछ हुआ था, यानी देखिए जब प्रेब रूल करने आ गया था तो उन्होंने प्रिजर्व किया था, यानी जो जो चीज हटा दिया गया था उस सबको ला गया था। ये देखिए, वांटेड टू प्रिजर्व नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, यानी सारा जो मोनार्की था वो ले आया वापस, चर्च वो भी आया, सोशल हायरार्कीज, ऑटोक्रेटिक सब रूल को वापस ले आया प्रेब ने। अब इसमें क्या है, 1815 में इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया साइन द ट्रीटी ऑफ वेना ऑन डूइंग चेंजेस बाय द नेपोलियन। ट्रीटी ऑफ वेना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो की भी लिंक आपको नीचे जल्द ही उपलब्ध होगी। उसके बाद क्या, ट्राई टू, अब देखिए बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर इनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। ये वाला जो है आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। दे बिलीव दैट अ मोनार्की, चर्च, ऑटोक्रेसी, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टीज एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये 3 पॉइंट कंजर्वेटिज्म ऑफ आफ्टर 1815 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक के हैं। उसके बाद क्या, बफर स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपांशन। ये सब ट्रीटी ऑफ वेना, ये सब ट्रीटी ऑफ वेना में साइन किया गया था, वो जो मैं आपको नेक्स्ट में बताने ही वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि फ्रांस, आपको ब्रीफ बता देता हूँ, ट्रेलर दे देता हूँ कि फ्रांस को जो है साइड में बाउंड्रीज डाल दिया गया था फ्रांस के चारों ओर, ताकि वो फ्रांस और एक्सटेंड ना हो। और उसके बाद क्या, और बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था फ्रांस में। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि प्रूशिया, रूसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन में इन सब को कुछ ना कुछ मिला था सिवाय फ्रांस। फ्रांस को कुछ नहीं मिला, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया को कुछ एक्स्ट्रा मिला था। अब वो क्या एक्स्ट्रा मिला था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, and I would really request you to like, subscribe and share my video if you really like this. Thank you and have a great day ahead. Meet you soon with another interesting videos.